हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे फियर स्ट्रीट पार्ट 1 1994 को। इस मूवी के 3 पार्ट रिलीज होने वाले हैं, जो कि आज हम इसके पहले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। बाकी पार्ट्स हम जल्दी एक्सप्लेन करेंगे, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मूवी की कहानी शुरू होती है शेडी साइड मॉल से, जहाँ एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड रायन को कॉल कर रही थी। तभी रायन कॉल काट देता है, जिसके बाद वो लड़की मॉल में उसे ढूंढने लगती है और उस टाइम पे वो मॉल क्लोज हो गया होता है और वहाँ पे सिर्फ वो लड़की और रायन होते हैं। तभी रायन पीछे से आके उस लड़की को डरा देता है। वो लड़की रायन को राइड पे चलने के लिए कहती है। रायन उसे बोलता है वो उसके डॉल को रख के 15 मिनट में शॉप क्लोज करके आता है। उसके जाने के बाद वो लड़की भी अपने शॉप को क्लोज करने जाती है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो थोड़ी डर जाती है और डरते हुए इधर उधर देखने लगती है, तो उसे एक जगह फ्लोर पे खून दिखता है। वो कुछ समझ पाए इससे पहले एक स्कल पहना मास्क मैन उस पे अटैक कर देता है। वो लड़की उससे बचकर मॉल में भागने लगती है और छिपने की कोशिश करती है और वो लड़की पुलिस को कॉल करके बोलती है कि वो शेडी साइड मॉल से बोल रही है और उसके जान को खतरा है। तभी वहाँ पे वो स्कल मास्क मैन आके उसके पेट पर वार कर देता है। फिर भी वो उससे छूटकर भागने लगती है। भागते हुए वो देखती है कि मॉल में और भी कई शॉपकीपर्स की डेड बॉडीज पड़ी थी, जिन्हें उसी मास्क मैन ने मार दिया होता है। भागते हुए वो लड़की अचानक से गिर जाती है। तभी वो स्कल मास्क मैन आके उसे मार देता है, तो मरते मरते वो लड़की उसके मास्क को निकाल देती है। वो देखती है कि वो और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड रायन होता है। तभी पीछे से इंस्पेक्टर शेरिफ आके रायन को हेडशॉट कर देता है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। आगे हमें न्यूज पे दिखाया जाता है कि शेडी साइड सिटी में लगातार सीरियल किलिंग हो रही थी, जबकि उसके पास के टाउन सनीवेल उस देश की सबसे खुशहाल और सेफेस्ट सिटी थी और इधर शेडी साइड सिटी में डर का साया फैला था। आगे हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है, जहां हम डीना और उसके भाई जॉश को देखते हैं। जॉश हमेशा अपने रूम में किसी से चैटिंग करता रहता था और वो उस चैटिंग में इन्हीं सीरियल किलिंग्स के बारे में बात कर रहा था। उसने उस सीरियल किलिंग्स पर काफी रिसर्च की हुई थी, जिसने अपने रूम को इन्वेस्टिगेशन रूम बना दिया था। तभी डीना उसे इन सब से बाहर निकलने को बोलती है, क्योंकि जॉश अपने उस दुनिया से बाहर निकलना नहीं चाहता था। तभी जॉश डीना को बताता है कि जो भी सीरियल किलिंग्स हो रही है, ये सब एक विच कर रही है, जिसका नाम है सारा फियर। आगे हमें डीना और जॉश के स्कूल में डीना के फ्रेंड कैटी और सिमोन को देखते हैं। कैटी और सिमोन पार्ट टाइम ड्रग्स बेचने का काम करते हैं, क्योंकि वो दोनों पुअर फैमिली से थे और उन्हें पैसों की जरूरत थी। ये सब फिर मजाक में सारा फियर के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि उन्हें सारा फियर की बातें कहानी लगती थी। पर डीना कहती है कि इतनी सारी सीरियल किलिंग हो रही है, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर डीना कैटी से अपनी गर्लफ्रेंड सैम को कुछ देने के लिए कहती है, क्योंकि उसका सैम के साथ ब्रेकअप हुआ था और सैम उसे छोड़कर सनीवेल में रहने चली गई थी। वहाँ पर कैटी उसे मना करती है और कहती है कि वो खुद जाके ये दे दे। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे शेडी साइड और सनीवेल वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर शेरिफ शेडी साइड के लोगों को भरोसा दिलाता है कि उनके मुश्किल वक्त में सनीवेल के लोग उनके साथ है। तभी वहाँ डीना अपनी गर्लफ्रेंड सैम को उसके बॉयफ्रेंड पीटर के साथ देखती है, जिसे देखकर डीना वहाँ से बाहर आकर अकेली बैठ जाती है, जहाँ सैम आती है और फिर डीना उसके गिफ्ट्स को लौटा देती है। उनमें वहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं कि वो उसे क्यों छोड़कर चली गई, जहाँ डीना कहती है कि उसे कभी हिम्मत ही हुई नहीं कि वो अपने रिलेशन को दुनिया को बता सके। उसी बीच दूसरी तरफ शेडी साइड और सनीवेल के स्टूडेंट्स के बीच झगड़ा होता है, जहाँ इंस्पेक्टर शेरिफ उनके उस फाइट को रोक के उन्हें वापस भेज देता है। रास्ते में जाते वक्त सारे शेडी साइड वाले गुस्सा होते हैं। तभी सनीवेल का पीटर और सैम कार में उनका पीछा करते हैं और उनके बस पर वाटर बलून्स फेंकते हैं। इसी गुस्से में डीना और केटी उनके ऊपर बकेट से पानी फेंकने वाले होते हैं और अचानक से वो बकेट उनसे छूट जाती है और वो जाकर पीटर के कार पे लगती है, जिसके वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो रोड साइड के जंगल में गिर जाते हैं, जहाँ सैम के नाक से खून निकलता है कि तभी उसे सारा फियर के विजुअल्स दिखने लगते हैं और वो एकदम से डर जाती है। और तब तक डीना और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बचाते हैं। वही सैम सिमन के शर्ट पर खून की उल्टी कर देती है और सैम को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। फिर इंस्पेक्टर शेरिफ डीना और उसके फ्रेंड्स से पूछताछ करने लगता है, पर वो सब कहते हैं कि वो एक्सीडेंटली हो गया था। उसके बाद पीटर डीना को बोलता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। आगे फिर डीना रात को अपने घर के बाहर एक स्कल मास्क मैन को देखती है। उसे लगता है कि पीटर उसे स्कल मास्क पहन के डराने की कोशिश कर रहा है। डीना फौरन कैटी को कॉल करके इसके बारे में बताती है। कैटी उसके घर से थोड़ी ही दूर पास में ही रहती थी। तभी कैटी को घर में स्कैरी वॉइस सुनाई देती है। तब कैटी और सिमोन जाके देखते हैं तो उन्हें सिमोन के कपड़ों के पास स्कल मास्क मैन खड़ा दिखाई देता है। कैटी को भी यही लगता है कि वो पीटर है और वो उसे आवाज लगाती है। आवाज सुन
सुनकर वो मास्क मैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैटी, डीना, जॉश और सिमोन इसके बारे में बताने के लिए सैम के पास हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ डीना एक नर्स के मदद से सैम से जाके मिलती है और वो सैम से कहती है कि पीटर को वो मना कर दे कि वो स्कल मास्क पहनकर उनके घर में घुसने की कोशिश ना करे। और सैम कहती है कि पीटर शाम से ही उसके साथ ही है और रात में पीटर वहीं पर था, लेकिन डीना को लगता है कि सैम पीटर को बचा रही है। तभी वहाँ पे वो स्कल मास्क मैन आकर पीटर को मार देता है। ये देखकर डीना और सैम वहाँ से भागने लगते हैं और एक रूम में छिप जाते हैं। वहाँ पर भी वो मास्क मैन आ जाता है और वो उन दोनों के सामने नर्स बैडी के सर पे चाकू घुसाकर उसे मार देता है। फिर वो दोनों भागकर एक एम्बुलेंस में छिप जाते हैं, जिसे उसके फ्रेंड्स कैटी और बाकी लोग लेके आए थे। और फिर वो वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन आते हैं। डीना ने अटैक करते वक्त उस स्कल मास्क मैन को देख लिया था। वो और कोई नहीं था बल्कि रायन था, जिसे इंस्पेक्टर शेरिफ ने शेडी साइड मॉल में मार दिया था। पुलिस डीना की बातों पर भरोसा ही नहीं करती कि मरा हुआ इंसान दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है। डीना फिर वहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर की गन चुराकर बाहर आ जाती है। बाहर सिमोन को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उन आवाजों को फॉलो करता है। उसे रोड पर एक हॉट लड़की दिखती है। वो पास जाकर देखता है तो वो एक डीमन होती है। डीमन सिमोन पे अटैक करती है और उसे मारने की कोशिश करती है और पीछे से डीना आके उसे शूट कर देती है। और शूट करने के बाद भी वो फिर से जिंदा हो जाती है, क्योंकि वो असल में एक डीमन होती है। फिर वो सब वहाँ से भागकर डीना के घर जाते हैं, जहाँ जॉश उन्हें अपने अब तक के रिसर्च के बारे में बताता है। दरअसल उस लड़की का नाम रूबी लेन था और उसने गाना गाते समय अपने बॉयफ्रेंड को मारा और उसके बाद अपने बेस्ट फ्रेंड्स को और खुद को भी उसने चाकू से मार दिया। और ये घटना 30 साल पहले 1965 में हुई थी। इसी तरह 1978 में एक मास्क मैन साइको किलर ने बहुत से बच्चों को कैंप में मार दिया था। और ऐसे ही 1950 में हैरी हुकर, 1935 में हम्टी डम्टी किलर और 1922 में बिली बार्कर जैसे कई सारे साइको किलर हुए थे। ये शैडी साइड के ही किलर थे और इन सब में 1966 में सबसे पहला साइको किलर साइरस मिलर था, जो बच्चों को मारकर उनकी आंखें निकाल कर ले जाता था। और ये सब सारा फियर के ही किलर थे। उसने इन सब को पजेस कर रखा था, लेकिन 1666 में सारा फियर को ब्लैक मैजिक के वजह से फांसी दी गई थी। पर फांसी लगने के बाद भी वो शांत नहीं हुई। उसके बाद भी वो लोगों को पजेस करके उन्हें किलर बनाने लगी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि सारा फियर उनके पीछे क्यों लगी है। तभी सैम उन्हें बताती है कि उसने एक्सीडेंट वाले दिन सारा फियर को देखा था और उसके बारे में पता करने के लिए वो सब जंगल में जाते हैं जहाँ सैम का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ ढूंढने पर उन्हें एक मोटी चेन मिलती है, साथ ही उस चेन से बंधी एक स्कल भी मिलती है। ये सब देखने के बाद उन्हें लगता है कि सैम ने उसके ग्रेव को बिगाड़ दिया था और उसके बोन्स को टच किया था, इसलिए वो उन्हें मारना चाहती थी। तो वो उसके ग्रेव को सही करते हैं ये सोच के कि वो उन्हें अब नहीं मारेगी। और तभी वहाँ मास्क मैन आता है और सैम को मारने की कोशिश करता है, पर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद सैम बताती है कि उसने सारा फियर को फिर से देखा, क्योंकि एक्सीडेंट के दिन सैम का खून उसके बोन्स पर गिर गया था, इसलिए वो सिर्फ सैम को ही मारना चाहती थी। और उसने सिमोन के घर इसलिए किलर भेजे होते हैं क्योंकि सैम का खून सिमोन के टी शर्ट पर लगा हुआ था और इसी तरह सैम का खून डीना के शूज पर लगा था, इसलिए सारे किलर खून को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद वो सब लोग शैडी साइड आके अपनी बॉडी से सैम के खून को हटाने लगते हैं। उसके बाद वो सब उन सीरियल किलर्स को मारने के लिए एक प्लान करते हैं। वो चारों तरफ सैम के खून को गिरा देते हैं और एक रूम में बहुत सारा केरोसिन और फायर केमिकल्स फैला देते हैं, जिससे वो उन्हें उस रूम में बंद करके आग लगा सके। प्लान के मुताबिक सारे सीरियल किलर वहाँ पर आते हैं और सैम के खून को फॉलो करते हुए उस रूम में चले जाते हैं। रूम में चले जाने के बाद जॉश रूम को बंद कर देता है और उस रूम में आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद वो रूम जाके देखते हैं तो सारे किलर्स मर चुके थे। ये देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं, मगर वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक्सप्लोजन में वो सारे मारे गए, लेकिन अब वो फिर से जिंदा हो रहे हैं। ये देखकर वो सब वहाँ से भागने लगते हैं और एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं, जहाँ केटी डीना से कहती है कि उन्हें सैम को उनके पास भेजना ही होगा, वरना वो सब मारे जाएंगे। पर डीना इसके लिए मना करती है क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। तभी सैम खुद कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके वजह से उनकी जान खतरे में आए, इसलिए वो बाहर जाएगी और फिर सैम बाहर निकल जाती है। डीना बहुत चिल्लाती है और सैम को रोकती है। बाहर सैम बहुत डरी हुई थी और सामने ही वो किलर उसे मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर आ रहा था, पर उसके मारने से पहले ही जॉस सैम को जल्द से अंदर खींच लेता है और डोर क्लोज करता है। उसके बाद जॉस सबको एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें लिखा था कि कुछ साल पहले हुए सीरियल किलिंग में सी बर्मन नाम की लड़की बच गई थी। जॉस सबको बताता है कि अगर वो बच गई थी तो उसे पता है कि इन सीरियल किलर से कैसे बचा जाए। तो वो लोग फोन डायरेक्टरी से सी बर्मन का नंबर निकालते हैं और उसे कॉल करते हैं, बट वो उस वक्त कॉल नहीं उठाती। इसलिए डीना उसके लिए एक मैसेज छोड़ती है कि सारा फियर के किलर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर किलर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और अंदर सारे डरे हुए थे। तभी सैम उस आर्टिकल को पूरा पढ़ के बताती है कि सी बर्मन
वुमन पहले मर चुकी थी, उसके बाद वो जिंदा हुई थी, यानी कि कुछ देर के लिए उसकी हार्ट बीट बंद हो गई थी। उसका मतलब था कि अगर सैम भी थोड़ी देर के लिए उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है तो किलर चले जाएंगे। इसलिए सिमोन कुछ टैबलेट सैम को दिखाता है कि जिसके हाई डोज से वो मर जाएगी, और उसके बाद वो कुछ इपीपेंस के हेल्प से उन दवाइयों के असर को खत्म कर देंगे, जिससे सैम फिर से जिंदा हो जाएगी। ऐसा ही सिमोन ने अपने भाई के साथ किया होता है। इसलिए अब डीना सैम के साथ रूम में रुकती है और उसे हर 15 मिनट के बाद वो टैबलेट्स का डोज देने लगती है, और बाकी लोग सैम के खून को अपने कपड़ों पर लगाकर उन किलर्स को भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सैम को वो डोज 15 मिनट के टाइम पे लेनी होती है। अगर वो एक साथ ले लेती तो उसे जिंदा करना मुश्किल था। डोज लेने के बाद सैम को चक्कर आने लगते हैं और वहाँ सारे सीरियल किलर आ जाते हैं। उनमें से एक कर्ल मास्क मैन डीना और सैम को मारने की कोशिश करता है। वहाँ कैटी आके उन्हें बचा लेती है और उन्हें वहाँ से भागने के लिए कहती है। भागते हुए सैम के सारे टैबलेट्स गिर जाते हैं। फिर डीना उसके सर को पानी में डुबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एक किलर सिमोन पर अटैक कर देती है और मास्क मैन जोश पर। दोनों उनसे बचकर छिपने लगते हैं। केटी उस कल मास्क वाले किलर से बचने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो किलर केटी को मार देता है और मास्क मैन जोश के सामने ही सिमोन को भी मार देता है। दोनों की मौत को देखकर जॉश बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी स्कल मास्क मैन उसे पकड़कर मारने वाला ही होता है कि तभी सैम उधर मर जाती है और सारे किलर गायब हो जाते हैं। डीना फिर सैम को जल से बाहर निकालकर उसे जिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इपीपेंस उस पर काम नहीं करते, क्योंकि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी, ना कि उन टैबलेट से। ये देखकर डीना और जॉश घबरा जाते हैं। फिर डीना सैम के अंदर से पानी निकालने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से सैम ओमेट करती है और सब सही हो जाता है। उसके बाद पुलिस इंटरोगेशन में वो लोग बताते हैं कि वो वहाँ सामान खरीदने गए थे और उन किलर्स के आने के बाद वो छिप गए थे, और उसके बाद क्या हुआ उन्हें नहीं पता, पर उन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया था। उसके बाद डीना सैम को अपने घर ले जाती है, जहाँ पे डीना को सीबरमन का कॉल आता है और वो सारा फियर के बारे में बात करती है, पर डीना कहती है कि उसे अब उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, उन्होंने उन किलर्स को खत्म कर दिया है। पर सीबरमन कहती है कि तुम उसे कभी नहीं रोक सकती, क्योंकि सारा फियर हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके बाद हमें सारा फियर की वो जगह दिखाई जाती है जहाँ एक वॉल पर उन सारे किलर्स के नाम होते हैं जिन्हें उसने भेजा था, और उस लिस्ट में एक और नाम ऐड हो जाता है। वो था समंथा फ्रेजर, जो होती है सैम। सीबरमन डीना से कहती है कि वो सेफ नहीं है। तभी वहाँ उसके सामने सैम आती है और डीना के पेट में एक नाइफ घुसा देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। डीना फिर सैम के हाथों को बांधकर जॉस के पास आती है और उसे सैम के बारे में बताती है। जॉस सैम को देखकर बोलता है कि सारा फियर ने उसे अपने वश में कर लिया है, और फिर सैम अजीब से स्केरी आवाजें निकालने लगती है। और यहाँ पे इस मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। तो हमें अब इंतजार रहेगा सेकंड पार्ट का, उसे भी हम जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।